लाइव अब हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि ये सब विदित है कि कोरोना वायरस धीरे धीरे महामारी का रूप लेते जा रहा है। पूरे देश भर में स्थिति हम सबसे छुपी हुई नहीं है, हम सब इस स्थिति से अवगत हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जागरूकता अभियान के तहत मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह चौहान आज आप सभी से फेसबुक लाइव द्वारा जुड़ी हुई हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो है इम्पैक्ट ऑफ कोविडाइजेशन ऑन सोसाइटी एंड इट्स मैनेजमेंट। तो पहले तो समझ लेते हैं कि कोविडाइजेशन है क्या। कोविडाइजेशन जो टर्म है वो सबसे पहले यूज़ किया था डॉक्टर मधुकर पाई ने अप्रैल 2020 में, और इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था कोविड की सिचुएशन को दर्शाते हुए। इन्होंने कहा कि एवरीवन इज़ कोविडाइज। इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हर कोई कोविडाइज्ड है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो, चाहे किसी भी एज ग्रुप का ह्यूमन हो, चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे छोटी छोटी कंपनियां हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, कंपनीज हो, या ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन हो, हर कोई कोविडाइज्ड है। और हर कोई ट्राई कर रहा है कि किस तरह हम इस सिचुएशन को हैंडल करें और किस तरह हम सर्वाइव करें। तो इस टाइम हमारा सबसे बड़ा बैटल है वो है सर्वाइवल का बैटल। तो क्योंकि कोरोना हर जगह फैला हुआ है, हर कोई कोरोना वायरस से अफेक्टेड है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री ले लो और चाहे ह्यूमंस ले लो, हर कोई इस चीज़ से अफेक्टेड है। और अगर हम बात कर ले सोसाइटी का, तो सोसाइटी को हम कई सारे स्तर में बांट सकते हैं, लेकिन अगर हम एज ग्रुप को लेके चलें, क्योंकि पर्टिकुलर एज ग्रुप को कोरोना वायरस ने शुरुआत से अटैक करना शुरू किया है और पर्टिकुलर एज ग्रुप बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, इवन लोगों की मृत्यु भी हो गई है पर्टिकुलर एज ग्रुप की। तो हम पहले इसको विभाजित कर लेते हैं पर्टिकुलर एज ग्रुप के बेसिस पे। तो सोसाइटी में 60 प्लस एज ग्रुप है जिसको हम ओल्ड एज ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद 45 प्लस एज ग्रुप आता है जिसको हम मिडिल एज बोलते हैं। उसके बाद 18 प्लस अबव हमारा यूथ आता है और 12 प्लस अबव हमारे टीनेजर्स आते हैं। 11 साल से कम की उम्र के जितने भी सोसाइटी में लोग हैं उनको हम चिल्ड्रंस कहते हैं। तो अगर देखा जाए, जो हमारा फर्स्ट वेव था उससे हमारा 60 प्लस एज ग्रुप सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ, और जो सेकेंड वेव आई है कोरोना वायरस की, उससे हर एक एज ग्रुप का मेंबर अफेक्ट होते जा रहा है। तो जितना भी कोरोना वायरस की वजह से लोगों में ये डिस्टर्बेंस आया है, लोग अफेक्ट हुए हैं, इन्फेक्टेड हुए हैं और कई लोगों की जानें जा रही हैं, इसके वजह से हमारे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे भी कोरोना वायरस का बहुत बुरा असर पड़ा है। तो जिसमें हम कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे, जैसे कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों ने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। ट्रेवलिंग में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गई है, लोग अपने घर वालों से मिल नहीं सकते, जो जहाँ है वहीं पे वो लॉकडाउन होके अपने घर में एकदम एक तरीके से देखा जाए तो पैक हो गया है, और इसकी वजह से सोशली और इमोशनली ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हुआ है लोगों में। और यही सबसे बड़ा कारण बना है हमारे हिंदुस्तान के या पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के रहे हों, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं वो है स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस की वजह से हमारे अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेशन आते जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जो वर्कर्स थे जो माइग्रेट होते थे दूसरी जगह पे, अब उनका डीमाइग्रेशन शुरू हो गया, वो वापस अपनी जगह आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक सेक्टर है उनके पास वर्कफोर्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। लोगों की जॉब जाने लगी है कोरोना वायरस की वजह से। स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ एक तरीके से बंद ही हो गई हैं। जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो भी एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोलैप्स होते जा रहा है। जो हमारा जो स्कूल के चिल्ड्रंस है, स्पेशली 3 साल से लेके जो 10-11 साल के बच्चे हैं, जिनका स्कूल में जाने की वजह से उनका फिजिकल डेवलपमेंट, उनका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ करता था, आज वो सब बच्चे भी पूरी तरह आइसोलेट होकर अपने घर तक सीमित रह गए हैं। और इसके वजह से बच्चों में भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है।
और अचानक से कोरोना वायरस आने के वजह से जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की नीड हुई है, उसकी डिमांड भी इतनी ज़्यादा है कि हम उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। और मीडिया में जिस तरीके की खबरें इस टाइम चल रही हैं, तो एक तरीके से देखा जाए, अगर कोई कोविड के प्रोटोकॉल को नहीं मान रहा है, अगर उस स्तर से हम देखते हैं, तो एक पैनिक होना या पैनिक करवाना उनके माइंड में, जिसको हम बोलते हैं यू स्ट्रेस, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रेस को डेवलप करना ज़रूरी है जो इस कोविड प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे हैं उनके लिए। लेकिन वो लोग जो कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं, उनके अंदर जो नेगेटिव न्यूज़ हमारे मीडिया के थ्रू स्प्रेड आउट हो रही है, उनके अंदर एक डर बैठता जा रहा है, और इस डर की वजह से उनकी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है। और यही कारण है कि उनमें पैनिक अटैक्स अचानक से आते हैं, ऑक्सीजन लेवल उनका लो हो जाता है, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उन्हें वेंटिलेटर तक जाना पड़ जाता है। तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि इस तरीके की कोई भी खबर हम मीडिया में स्प्रेड ना करें, और ख़ास तौर पे इन खबरों को हम सोशल मीडिया या मीडिया के थ्रू हम जो मरीज़ हैं, जो इन्फेक्टेड हैं कोरोना वायरस से, उन लोगों तक हम ना पहुंचाएं। उन लोगों के साथ हम एक जॉली नेचर रखें ताकि इस बैटल को वो जीत पाएँ। तो कोरोना वायरस की वजह से बहुत तरीके के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी देखे गए हैं, जैसे एक्यूट पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। इंसान इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो उसका ब्लड प्रेशर लेवल लो होने लगता है, और उसका ऑक्सीजन लेवल भी इसी कारण से लो होता है। आजकल देखा जाए तो लोग जॉब्स की वजह से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, और फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से भी उनके अंदर स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी आ जाती है। फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से जो हमारा चिल्ड्रन ग्रुप है, जो हमारा एडल्ट है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है, और इन सब के वजह से बहुत अजीब सा बिहेवियर बच्चों में भी देखा गया है और हर एक एज ग्रुप में देखा गया है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना वायरस से पहली बात तो हम पैनिक ना हो, और हम ध्यान दें कि किस तरह हम लोगों की इसमें मदद कर सकते हैं, हम किस तरह हम समाज में आगे आ सकते हैं। हम जिस भी स्तर से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, उस स्तर पे आके हम लोगों की मदद करें। तो बात कर लेते हैं पिछले साल की, जब कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव आई थी इंडिया में। तो उस टाइम देखा जाए तो भारत ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल किया था। हमने लॉकडाउन भी किया था, लोगों ने आगे आके बढ़ चढ़ के सबकी मदद भी की थी। हम लोगों ने फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था। हम लोगों ने इवन जो हमारे घर में जो वर्कर्स आते हैं, उन सबका भी हमने अपने फैमिली मेम्बर की तरह हम लोगों ने ख्याल रखा। तो जो फर्स्ट वेव है उससे हम बहुत अच्छे से निपटे, और बहुत अच्छे से हम जीत भी रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ, और जितने भी इंडियंस थे एक तरीके से वो बोर हो चुके थे या थक चुके थे मास्क लगा के घर के अंदर रह के, अब वो भी बाहर निकलना चाहता था। और जो कोविड प्रोटोकॉल था, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी 3 चीज़ें थीं, पहला था मास्क पहनना, दूसरा था सोशल डिस्टेंसिंग रखना, और तीसरा था प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखना। इन तीनों चीज़ों में हम कहीं ना कहीं चूक गए, और यही कारण है कि जब दिसंबर के बाद वैक्सीन आई और लोगों को जब वैक्सीन लगना शुरू हुआ, तो हम सब और भी ज़्यादा फ्री हो गए कि अब तो हम बैटल जीत चुके हैं, और अब कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैक्सीन को लेके भी कई तरीके की नेगेटिव चीज़ें समाज में फैली, जैसे वैक्सीन की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, रिएक्शन कर रही है वैक्सीन, तो इस वजह से भी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चे, उनको भी हम वैक्सीनेट करवाते हैं 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, जो भी उनका चार्ट होता है उसके हिसाब से। तो जो वैक्सीन हम बच्चों को लगवाते हैं, अगर देखा जाए फीवर उनमें भी आता है, डॉक्टर्स उनको भी फीवर की दवा देती है, पेन उनको भी होता है। तो क्योंकि वैक्सीन लगाने से हमें फीवर आ रहा है, हमें कुछ लोगों को लूज मोशंस भी हो जा रहे थे, कुछ लोगों का सर दर्द हो रहा था, कुछ लोगों को माइल्ड फीवर 10 डेज तक रहता था उनके शरीर में। तो इस वजह से लोगों ने वैक्सीन लगानी कम कर दी, और क्योंकि वैक्सीन लगानी कम कर दी, इस वजह से वैक्सीन की डिमांड कम हो गई। ठीक है, डिमांड कम हो गई तो सप्लाई कम हो गई, और हम जो है अचानक से इस बैटल को अगर देखा जाए तो हम धीरे धीरे हारना शुरू कर दिए।
जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि इंडिया में क्रिकेट मैच देखना सबको बहुत पसंद है, और क्रिकेट में कई बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि हम जीतते जीतते हार जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट के ओवर में हमें केवल 6 बॉल पे 6 रन चाहिए और अपोजिट टीम ने स्ट्रैटेजी अपनी चेंज कर दी और वो एक अलग बॉलर जो अलग अलग ट्रिक से बॉलिंग डालता है वो ऐसे बॉलर को ले आया और 3 बॉल में हमारे 3 प्लेयर्स आउट। तो क्योंकि हम पहले से ही खुशी मनाने लगे थे कि हम अब ये बैटल जीत चुके हैं, और आखिरी में क्या होता है कि हो सकता है कि हम इस बैटल को हार जाएं, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। और इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जीतते जीतते हम इस बैटल को अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम हारते जा रहे हैं। तो सेकेंड वेव में क्या हुआ कि सेकेंड वेव में जो कोरोना वायरस की जो स्ट्रेन है वो एकदम अलग है। अगर हम बात कर लें यूके की, तो यूके में आइडेंटिफाई हुआ था जनवरी फरवरी में B11 स्ट्रेन, और जो ये B11 स्ट्रेन है ये 30 to 50% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और अभी जो इंडिया में जो स्ट्रेन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वो है B1617 स्ट्रेन, और ये जो स्ट्रेन है वो सभी एज ग्रुप में बहुत रफ्तार से फैल रहा है और सभी एज ग्रुप को ये अफेक्ट कर रहा है। तो इस पे भी अभी रिसर्च चल रही है कि ये जो नया स्ट्रेन आया है इंडिया में, इसके क्या क्या और नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें सावधानियां बरतनी है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस कोई नया वायरस है, पिछले 14 से 15 महीने हो गए हैं और हम 80% जानकारी रखते हैं कि किस तरह हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें केवल कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क का यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और तीसरा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें वैक्सीनेट होना है। और अब मई में 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग भी वैक्सीनेट हो सकते हैं। तो आप सभी से विनती है कि आप वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ और वैक्सीनेशन करवाएं। अब बिलो 60 एज जो ग्रुप है वो अब इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है, क्यों वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं? तो इन्फेक्टेड अगर देखा जाए तो कोई भी हो सकता है जो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता है, कोई भी इंसान इन्फेक्टेड हो सकता है। लेकिन जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और जिनकी डेथ हो रही है, उन सब में जो सबसे मेन कारण है कि उनमें अगर कोई पहले से ही कोई सीवियर बीमारी है जिसकी दवा पहले से चल रही है, वो लोगों का डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। और अगर देखा जाए जितने भी कोविड के पेशेंट है, अगर 100% कोविड के पेशेंट है तो उनमें से हॉस्पिटलाइजेशन की सिचुएशन केवल 6% में देखी गई है, और 94% ऐसे हमारे लोग हैं जिनको हम आराम से घर में रह के भी उनका ट्रीटमेंट हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनको आइसोलेट करके उनका अच्छे से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर गाइडेंस लें अपने फैमिली डॉक्टर से, या जो भी हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उन हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टेक्ट करके। तो कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जैसे किसी को अगर पहले से ही कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, या किसी में मोटापा बहुत ज़्यादा है, या कोई कैंसर का पेशेंट है, या कोई भी सीरियस डिसीज़ है उसके अंदर पहले से जिसकी दवाइयाँ पहले से वो ले रहा था, तो क्योंकि वो एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहा था, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रहा था, इस वजह से ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी डाउन होगी उन दवाइयों की वजह से, और यही कारण है इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से वो इस वायरस का सामना नहीं कर पाते और इनका डेथ रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि 60 से बिलो एज ग्रुप क्यों इतनी जल्दी इफेक्ट हो रहा है वो ये हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले 60+ इंडिविजुअल्स को वैक्सीनेट किया, जो हमारे वृद्ध लोग थे उनको वैक्सीनेट किया, उसके बाद 45+ लोगों को उन्होंने वैक्सीनेट करना शुरू किया। तो अब क्या हुआ कि ये जो एज ग्रुप है अबव 45, ये सब वैक्सीनेट हो गए हैं। कोरोना वायरस का अगर इनके ऊपर इफेक्ट होता है और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा सावधानियां नहीं बरती, तो अगर कोरोना वायरस का इनके ऊपर अटैक होता है तो इनके अंदर सिम्टम इतनी जल्दी नहीं आएंगे, और ये कोरोना वायरस के एक तरीके से कैरियर बन गए हैं। और यही लोग जब समाज में लोगों से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, घर आते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, तो यही वायरस इनके शरीर से दूसरे लोग जो अभी वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनके अंदर ये आसानी से ट्रेवल कर जाता है और दूसरे लोग इनसे
इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ये कारण हो सकता है मेरे हिसाब से। जो अब बाकी जो बिलो 60 एज के जो एज ग्रुप है उसमें भी कोरोना वायरस बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। तो इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते थे? तो मैं बस अपना सजेशन देना चाहूँगी कि जिस तरह अमेरिका ने और अदर फॉरेन कंट्रीज़ ने सबसे पहले अपने यूथ को बचाया, यूथ को उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेट किया, अगर ये स्ट्रैटेजी हम भी अपनाते, क्योंकि जो ओल्ड एज है वो घर पे ही रहता है क्योंकि वो रिटायर हो चुका है, उनके साथ हम बहुत सारी सावधानियां बरत सकते थे। लेकिन जो एज ग्रुप 25 एंड अबव है 60 तक का, तो ये क्या है, वर्किंग एज ग्रुप है और ये समाज में बहुत ज़्यादा निकलता है, बाहर जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इस एज ग्रुप को हम वैक्सीनेट करते तो शायद आज ये सिचुएशन ना आती, ऐसा मेरा मानना है। अब दूसरी बात ये है कि जो हम इसका जो मैनेजमेंट है वो हम कैसे करें? तो बहुत ही आसान तरीका है कि हम मास्क पहने। फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या मास्क पहनना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जो ये नया स्ट्रेन आया है वो बहुत तेज़ी से ट्रेवल करता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि मास्क पहनना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देख लें तो 90% डॉक्टर्स सेफ हैं जो 24 घंटे कोरोना वायरस से ग्रसित पेशेंट के साथ रह रहे हैं। और वो क्यों सेफ हैं? क्योंकि वो मास्क पहनते हैं। और मास्क पहनने के भी कुछ तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे हम N95 मास्क हो गया, KN95 मास्क हो गया या सर्जिकल मास्क हो गया, जो बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस वायरस को। तो अगर हम सर्जिकल मास्क की बात करें तो अगर हम सर्जिकल मास्क को पहनते हैं सीधा इस तरह बिना नॉट के, अगर हमने इस तरह सर्जिकल मास्क को पहना है तो ये केवल 56% कोरोना वायरस को ब्लॉक करेगा। अगर आप केवल कॉटन का मास्क पहनते हो तो ये केवल 51% जो है कोरोना वायरस को ब्लॉक करता है। वहीं अगर इसी सर्जिकल मास्क को आप इस तरह नॉट करके पहनते हैं, इस तरह अगर आप नॉट करके पहनते हैं तो ये 77% कोरोना वायरस को ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा अगर आप डबल मास्क पहनते हैं, जैसे आपने एक सिंगल मास्क लगा लिया सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर आपने लगा लिया ये एक और मास्क, चाहे N95 मास्क हो या KN95 मास्क हो, अगर ये आप इस तरह से आप डबल मास्किंग करते हो तो आप 85% कोरोना वायरस को आप रोक सकते हो। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो मैं आपको मास्क से रिलेटेड देना चाहती थी। कई लोग को लगता है कि हम मास्क लगाते हैं हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, हो सकता है हमारे अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑक्सीजन आपके अंदर उतनी ही जाएगी और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ऑक्सीजन और प्यूरिफाइड होके आपके शरीर में जाएगी। अब दूसरा जो मैं पॉइंट उठाना चाहूँगी कि अब कई लोग बोलते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो एयरबॉर्न हो चुका है, हवा में फैल चुका है। तो क्वेश्चन उठता है, हवा में अगर कोरोना वायरस फैल चुका है तो क्या हम बाहर ना जाएं, क्या हम पार्क में ना जाएं, क्या हम पूरी तरह घर के अंदर बंद के रह जाएं? तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी फर्स्ट वेव है उसमें कोरोना वायरस का जो साइज़ था वो 5 माइक्रोन तक का था और ये साइज़ छींकने पे केवल सरफेस पे आके बैठ जाता था और 2 से 3 दिन तक ये जीवित रहता था। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस आया है उसका जो साइज़ है वो 0.06 माइक्रोन जितना है और ये जो स्प्रेड है इस वायरस का ये एरोजोल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। एरोजोल जैसे अगर आप घर के एक कोने में रह के आप परफ्यूम को स्प्रे कर दें तो उसकी महक घर के दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। तो इसी तरह अभी जो कोरोना वायरस है हमारे छींकने पे, खांसने पे पूरी तरह सस्पेंडेड हो जाता है हमारे एयर में। तो अगर आप बंद कमरे में हो, कमरे में हो तो ये और आपने मास्क नहीं पहना है और कोई भी एक कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में अगर आप आते हो तो आप जल्दी इन्फेक्टेड हो सकते हो। वहीं अगर आपने मास्क पहना है तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप पार्क में जाते हो, खुली जगह में जाते हो, वहाँ पे अगर आपने 6 फीट की डिस्टेंस को अगर आपने मेंटेन करके रखा है तो ये जो डिजीज़ है वो आप तक ट्रेवल नहीं करेगी अगर आपने प्रॉपर मास्किंग कर रखी है।
तो अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि हम कब समझे कि हम सेफ हैं। तो हम सेफ तभी हैं जब हम घर के अंदर हैं, और अगर हमारे घर के अंदर कोई भी कोविड पेशेंट है जो क्वारंटाइन है, तो हम मास्क पहन के रखते हैं जब भी हम उनके सामने जाते हैं, उनके कांटेक्ट में जाते हैं। तो बाहर जब भी हम जाए तो मास्क पहने, 6 फीट का डिस्टेंस हम बना के रखें, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग को हम फॉलो करें, और इसी के साथ हम वैक्सीनेट भी हों, तब हम कह सकते हैं कि हम सेफ हैं। अदरवाइज हम कभी नहीं कह सकते कि हम सेफ रह सकते हैं। दूसरी बात है कि इसका इलाज क्या है और सिम्टम क्या है। तो सिम्टम के बारे में सबको मालूम है, इसके बारे में दोहराने का कोई मतलब नहीं है। मैं केवल बात करूंगी इलाज का, और वो भी मैं खुद अपना एग्जाम्पल देके इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 100% अगर कोविड के पेशेंट हैं, तो उसमें केवल 6% ऐसे कोविड के पेशेंट होते हैं जो बहुत ही सीवियरली अफेक्टेड हैं और जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। बाकी के जो 94% पेशेंट हैं, वो अपना घर में रह के क्वारंटाइन होकर डॉक्टर की सलाह के साथ भी अपना इलाज कर सकते हैं। तो मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगी इसी चीज़ में कि हमारे कॉलेज में 5 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। डेली हम लोग की ड्यूटी लगती थी। टीचर्स को हर एक बच्चे के पास 3 बार कांटेक्ट में आना पड़ता है। पहला जब वो अटेंडेंस साइन करवाता है, दूसरा जब वो उनकी कॉपी में साइन करता है, और तीसरा जब वो कॉपी को कलेक्ट करता है। तो ये 3 बार जो है हर एक टीचर को बच्चों के कांटेक्ट में आना चाहता है, और बाकी जो राउंड्स होते हैं वो लगभग 50 राउंड तो हो ही जाते हैं एक रूम के अंदर। तो मेरी ड्यूटी लगी थी 5 तारीख से लेके 7 तारीख को मुझे लखनऊ में जाना था वाइवा लेने। जिस दिन मैं वाइवा लेने गई थी वहाँ पे 7 और 8 को, तो वहाँ पे बाहर का खाना था, खाना भी खाया, वाइवा भी लिया, सब बच्चों की कॉपीज़ भी हमने चेक की। फाइल चेक करनी होती है, उनकी रिटर्न कॉपी होती है, वो चेक करनी होती है, और हर एक इंडिविजुअल का हमें वाइवा लेना होता है। हालांकि मैंने सारी सावधानियाँ अपनी तरफ से मैंने सारी सावधानियाँ ली थी, लेकिन खाना मैंने बाहर का खाया था। तो उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो गई थी। अगले दिन जब मैं वाइवा लेके वापस आ रही थी तो फीवर चढ़ने लगा था। जब मैं घर आई तो फीवर का टेम्परेचर मेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ कोरोना वायरस से। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया वो मैंने अपने आप को आइसोलेट किया, और मेरे हस्बैंड ने मेरे दोनों बच्चों का केयर टेक किया। सैटरडे था, नेक्स्ट डे डॉक्टर्स बैठते नहीं हैं। संडे के दिन मैं गई, तब तक हालत थोड़ी और ख़राब हो गई थी, कुछ और अलग सिम्टम्स भी आने लगे थे, जैसे उल्टी होने लगी थी, गले में खराश बहुत ज़्यादा हो गई थी, थोड़ी थोड़ी सांस में भी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने 2 टेस्ट मेरे लिखे थे, एक कोरोना वायरस का टेस्ट और दूसरा टेस्ट लिखा था टाइफाइड। तो अगले दिन जब मैंने कोरोना वायरस का टेस्ट कराया तो मेरी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई, लेकिन जो टाइफाइड था वो मेरा पॉजिटिव आया। और इसके पहले ये रिपोर्ट टेस्ट कराने के पहले मैंने कई सारी चीज़ों का मैंने ध्यान दिया था, जो मैंने सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू मैंने पढ़ा था कि अगर कोई भी कोरोना वायरस आपको इफेक्ट करता है और वो वायरस अगर आपके नाक तक सीमित है या आपके गले तक ही अभी सीमित है, तो क्या सावधानियां आप कर सकते हो जिसके वजह से आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आए या वो वायरस आपके नाक में या गले में ही मर जाए। तो उसके लिए मैंने भाप दिन में 4 से 5 बार ली, 3 दिन। तो 3 दिन जो मैंने भाप ली है वो मैंने बॉइलिंग पॉइंट पे लिया, और वैसे अगर देखा जाए तो 50 डिग्री पे जो ये कोरोना वायरस है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, अपना असर दिखाना कम कर देता है। 60% के ऊपर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हम भाप लेते हैं तो जो ये कोरोना वायरस है वो इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि जो हमारी इम्यूनिटी है, इंटरनल इम्यूनिटी है, वो इस वायरस के साथ लड़ सकता है। और अगर हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हम भाप लेते हैं तो पूरी तरह ये वायरस ख़त्म हो जाता है। ये मैंने सिर्फ पढ़ा था और ये चीज़ मैंने देख भी ली। तो मैं यही कहूँगी कि इसके इलाज के लिए आप घबराएं नहीं, आप डरे नहीं, आप डॉक्टर की सलाह लें, अपने आप को आइसोलेट करें। कोई भी नॉर्मल भी अगर आपको फीवर है तो आप यही समझिए कि वो कोरोना वायरस है, तभी आपकी जान बच पाएगी। आप कोरोना वायरस को बहुत ज़्यादा हल्के में ना लें, पैनिक ना हो, क्योंकि जब हम पैनिक होते हैं तो हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अप एंड डाउन होने लगती है और ऑक्सीजन हम कम लेने लगते हैं। इसके वजह से हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जमा हो जाता है, और उस टाइम अगर हम ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल को नापेंगे तो वो 94 से कम ही दिखाएगा।
और फिर क्या होता है, इंसान और ज़्यादा पैनिक हो जाता है और वो चला जाता है हॉस्पिटल की तरफ। और अगर वो हॉस्पिटल की तरफ गया तो डॉक्टर्स भी इस चीज़ से थोड़ा डर जाते हैं कि पेशेंट आया, उसका हमें ख्याल रखना है, और वो हाई डोज कोविड की जो मेडिसिन होती है वो आपको देना शुरू कर देगा। और जितनी भी ये वैक्सीन हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करती हैं। और जब आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, आपकी खुद की लड़ने की क्षमता बॉडी की कम होने लगती है, तो एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि आपको वेंटिलेटर तक जाना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी, जो हमारे 94% जो जनता है जिनके अंदर माइल्ड सिम्टम्स आते हैं कोरोना वायरस के, वो घबराएं नहीं, पैनिक ना हो। आप केवल अपने आप को क्वारंटाइन करें, डॉक्टर की सलाह लें, पूरी दवाइयाँ टाइम से लें, भाप लें, विटामिन सी और विटामिन डी का यूज़ ज़्यादा करें, ज़्यादा काढ़ा ना पिए। दिन में जैसे अगर आपने गिलोई और काली मिर्च का काढ़ा लिया है तो शाम को आप कोई और काढ़ा ले सकते हैं, लेकिन काढ़ा ज़्यादा ना लें, उसके भी नेगेटिव इफेक्ट्स देखे गए हैं पेशेंट्स के अंदर। तो ये सारी सावधानियां हैं, अगर आप इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो कोरोना वायरस की जंग आप बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है मेरा कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें, और ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है, गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो अगर हम फर्स्ट वेव में देखें तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से हैंडल किया था। सेकेंड वेव क्योंकि बहुत ही अचानक से आया, और कोई भी चीज़ अगर अचानक से आती है तो हर कोई हड़बड़ा जाता है। और जब ये कोविड का सेकेंड वेव आया और इसका असर दिखना हमें लगभग 5 अप्रैल के बाद शुरू हुआ, और अचानक से जो डेथ रेट है उसका स्केल, उसका ग्राफ अचानक से इंक्रीज होता गया। अचानक से अलग अलग तरीके की इंजेक्शन, अलग अलग तरीके की दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर, इन सब की डिमांड जो है अचानक से इंक्रीज हो गई। और जब भी अचानक से डिमांड इंक्रीज होती है तो उसको फुलफिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। छोटे से सिम्टम देख के भी लोग हॉस्पिटलाइज्ड होने लगे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में बेड की कमी आ गई। और हमारा देश जो है वो 130 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, कोई छोटा मोटा देश नहीं है। और केवल फर्स्ट वेव की अगर हम बात करें तो टॉप 5 जो वर्ल्ड के टॉप 5 मेडिकल लाइन में जो बेस्ट कंट्रीज थी, उन्होंने भी अपने घुटने टेक दिए थे। तो हम इंडिया की क्या बात करें। और इंडिया में जो है आबादी इतनी ज़्यादा है, मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, ये चीज़ हम पहले से जानते थे, और उसके बाद भी हमने कोविड प्रोटोकॉल्स को हमने बहुत ही हल्के में लिया। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट भी फेल होते हुए दिख रही है हमको, और हम सब एक तरीके से देखें तो असहाय हैं इस कोविड की सिचुएशन को हैंडल करने में। बस हम सावधानियां बरत सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने अंदर ह्यूमैनिटी को लेके आएँ। और गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन हो जाना चाहिए, लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन है, तो अगर हम पॉलिटिकल वे में देखें तो लॉकडाउन जो है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो लॉकडाउन इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी एक मजबूत टीम बनाए, जिसमें 5 कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे गवर्नमेंट की जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हों, इकोनॉमी के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, मैनेजमेंट के पर्सन्स हों, मेडिकल के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, और पॉलिसी मेकर हों। तो ये सब मिलके अगर अपनी एक टीम बनाएं और भारत की सिचुएशन को देखें। भारत की सिचुएशन क्या है कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो ऐसी पॉपुलेशन है जो रोज कमाती है और रोज खाती है। तो हम बहुत लंबा लॉकडाउन यहाँ पे नहीं कर सकते। तो यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है कि अब फ्राइडे शाम से लेके ट्यूसडे सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। तो इस वजह से हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के प्रोटोकॉल को भी हम मेंटेन करके रख सकते हैं, और इसके बाद लोग अपना काम कर सकते हैं और इतना कमा सकते हैं कि वो हफ्ते दर हफ्ते अपना जीवन अच्छे से चला सके। दूसरी मैं बात करना चाहूँगी ह्यूमैनिटी की। तो अगर देखा जाए पिछले साल के मुकाबले इस साल मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंसानियत मरते जा रही है। इंसानियत इसलिए मरते जा रही है कि जिन लोगों के घर में कोई पेशेंट नहीं है, जिन लोगों को केवल डर है इस बात का कि कल को हो सकता है हम कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो जाएं, इस डर की वजह से वो 4-4, 5-5 ऑक्सीजन के सिलेंडर पहले से ही रिजर्व करके रख ले रहा है। अलग अलग
तरह की दवाइयाँ जो कोरोना वायरस को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं, उन सारी दवाइयों को पहले से रिजर्व करके रख ले रहा है। इस वजह से मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, मार्केट में दवाइयों की बहुत ज़्यादा कमी है, मार्केट में इंजेक्शंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस तरीके का एटीट्यूड हम ना अपनाएं। जो 4 से 5 सिलेंडर आप रिजर्व में रख रहे हो, उससे ना जाने कितने लोगों की आज जान बच जाती। तो ये चीज़ ना सोचे, इतना नेगेटिव ना हो कि कल को हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें नहीं मिलेगा। आप वो सिचुएशन ही मत आने दो कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़े। बहुत आसान है, आप कोविड प्रोटोकॉल को आप फॉलो करिए, आप इस इन्फेक्शन से दूर रहेंगे। ऐसे ही कुछ हमें फर्स्ट वेव में भी हमें देखने को मिला था, जब मास्क, सैनिटाइजर और जो पीपीई किट है, ये सारी चीज़ें लोग एडिशनल प्रिजर्व करके या रिजर्व करके अपने पास रख ले रहे थे। तो इस वजह से डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई थी, आम जनता को भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई थी। तो सेकेंड वेव में मैं इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मानवता को ना ख़त्म होने दें। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि ऑक्सीजन की कमी बहुत बड़ा इशू है। ऑक्सीजन की कमी जो फ्री में अवेलेबल है, आज उसी चीज़ की कमी है। तो कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बेधड़क कमाते हैं, प्रॉपर्टीज बनाते हैं, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और वो प्रॉपर्टी, अगर हम कहें आप कितने भी अमीर हो जाओ, आज के टाइम आप कितने भी अमीर हो जाओ, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वो प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है। तो मैं आप सबसे सिर्फ एक विनती करना चाहूंगी अपनी तरफ से कि आप पेड़ लगाएं। हमारे भारत की संस्कृति है, पुरातन काल से हम पीपल, बरगद, तुलसी, नीम, इन सब की हम पूजा करते आए हैं और ये सब ऑक्सीजन रिच प्लांट हैं। आप इन प्लांट्स को आप लगाइए। एक हम मुहिम इसमें चला सकते, एक मिशन हम इसमें चला सकते हैं कि क्यों ना घर का हर एक सदस्य, चाहे उस घर में दादा दादी हों, बहू बेटे हों या उनके 2 बच्चे हों, हर एक के नाम से हम प्लांट लगाएं। बच्चे अपने नाम के प्लांट को खुद लगाएं और उसकी देखभाल करें। बड़े बूढ़े अपने नाम का प्लांट लगाएं और उसकी देखभाल करें। और जब भी जन्मदिन हो तो बड़े बड़े फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने से अच्छा है कि उनकी जगह हम प्लांट लगाएं, ताकि भविष्य में जो आने वाली हमारी जनरेशन है उनको हम पैसा ना दे पाए, हम उनको एक सुकून की ज़िंदगी दे पाए। जो चीज़ बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है उसको इंसान को खरीदना ना पड़े। और जो गैस सिलेंडर्स जो अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो अभी कमी हुई है, वो इसलिए कमी हुई है, उसका एक और रीज़न ये है कि कभी इस तरह की सिचुएशन आई ही नहीं है। तो ऑक्सीजन की प्लांट इतने ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज़ अगर हुआ करता था तो अगर कोई भी सीवियर ऑपरेशन हो रहा है तो उस टाइम हम यूज़ करते थे। ये जो डिमांड अप्रैल में अचानक से 1 महीने के अंदर बढ़ी है, इस डिमांड को फुलफिल कर पाना थोड़ा मुश्किल काम था। और इवन सिलेंडर्स की कमी यहाँ पे हो गई। ऑक्सीजन है, सिलेंडर ही नहीं है जिसमें हम रिफिल करें। क्यों? क्योंकि उन सिलेंडर्स को लोगों ने अपने घर में बचा के रख लिया अपने लिए। इस वजह से और लोगों तक ये जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पा रहा था। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हम निस्वार्थ होकर जो भी हमारी हैसियत है उसमें रहते हुए हम दूसरों की मदद करें। सोशल मीडिया से भी मेरी विनती है कि नेगेटिव पोस्ट को बहुत ज़्यादा सर्कुलेट ना करें। आप पॉजिटिव, सकारात्मक आप पोस्ट डालें। पॉजिटिव इनिशिएटिव कोई भी ले रहा है, उनकी पॉजिटिव इनिशिएटिव को हम अप्रिशिएट करें। उनकी पॉजिटिव इनिशिएटिव में हम खामियां, कमियां ना ढूंढें। और पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस बार मानवता कम हुई है, क्योंकि पिछले बार हमने बढ़ चढ़ के हमने मदद की थी और इस बार हम केवल अपने सर्वाइवल के लिए हम चीज़ें कर रहे हैं। कई सारे लोगों को मैंने देखा है जो जिनके अंदर अभी भी मानवता बची हुई है, जो कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम करते हैं, इंजेक्शन का इंतज़ाम करते हैं, अपने लिए नहीं अपने साथियों के लिए कर रहे हैं। एक और थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि देखा जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है वो हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप या मिडिल क्लास फैमिली, हायर क्लास फैमिली, इनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। लोअर क्लास फैमिली में या जो हमारा वर्कर ग्रुप है उसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप जंक फूड्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। वहीं जो हमारा वर्कर ग्रुप है वो ठोस खाना खाता है, मजबूत खाना खाता है। इस वजह से उनके ऊपर इस वायरस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं है कि उनको कोरोना हो नहीं रहा है,
उनको हो रहा है लेकिन बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, वो वर्कर्स हमारे घर भी आते हैं काम करने, और उनके थ्रू ये इन्फेक्शन मिडिल क्लास और हायर क्लास में भी चला जाता है। तो मेरी एक विनती है आपसे कि जो हमारा वर्कर ग्रुप है, उनको जब तक ये बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन चल रही है तब तक लिए आप उनको छुट्टी दे दीजिए। और छुट्टी का मतलब मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनको उनकी पगार ना दें। आप यहाँ पे केवल अपनी सुरक्षा के लिए आप उनको मना कर रहे हैं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उनकी जगह आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन ये जो मेहनत है, ये जो काम है, आपकी सुरक्षा से बढ़कर नहीं है, आपकी जीवन से बढ़कर नहीं है। तो मेरी विनती है कि आप उनकी सैलरी ना कट करें, उनको उनकी पगार दीजिए ताकि उनकी दिनचर्या भी चलती रहे, क्योंकि आपके वजह से उनका घर चलता है। बस आप इतना करिए कि उन लोगों को अभी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उनकी भी अपनी फैमिली है, वो भी ना इन्फेक्टेड हो, और आपकी भी अपनी फैमिली है, आप भी ना इन सब चीज़ों से इन्फेक्टेड हो। तो ये कुछ ह्यूमैनिटी के बातें थी जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती थी। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा सुनहरा मौका दिया कि मैं आपके साथ जुड़ पाई हूँ। और एबीवीपी की टीम पूरे मन से, दिल से और फिजिकली ग्राउंड में उतर के लोगों की मदद करती है, सबके साथ हमेशा खड़ी रहती है। जैसे इस समय सैनिटाइजेशन का काम हर जिले, प्रदेश, नगर, हर जगह जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सब बखूबी इस काम को कर रहे हैं। जागरूकता अभियान कोरोना वायरस के लिए चलाया गया है। हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू सबकी मदद की जा रही है, चाहे वो सिलेंडर पहुंचाने तक की मदद हो, या इंजेक्शन का अरेंजमेंट करने की मदद हो, या किसी भी तरीके की कंसल्टेशन उनको चाहिए, उससे रिलेटेड अगर कोई मदद है, तो इस तरीके की सारी मदद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन तक पहुंचा रही है। ई पाठशाला के थ्रू वो बच्चों को पढ़ाती है, और इतना ही नहीं, मोहल्ले में भी पूरे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मोहल्ले में भी वो पाठशालाएं चला रही हैं, जिसमें कुछ बच्चों को एकत्रित करके दूर बिठा के उनकी पूरी पढ़ाई करवाई जाती है। समय समय पर फ्री बुक्स बांटती रहती है ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो। पिछली बार भोजन के पैकेट्स का वितरण किया गया था, और इस साल भी मरीजों के लिए भोजन के पैकेट्स का वितरण किया गया है कई जगहों पे। रक्तदान शिविर लगाया गया है, 2020 से लेके 21 तक की मैं बात कर रही हूँ, तो रक्तदान शिविर भी लगाया गया है। विद्यार्थियों में रचनात्मक गतिविधियों का ध्यान रखते हुए बी क्रिएटिव इन लॉकडाउन नाम से कई सारी एक्टिविटीज कराई गई हैं। जैसे इसमें पोस्टर मेकिंग था, राखी कंपटीशन था, निबंध लेखन था, स्लोगन प्रतियोगिता थी। तो इस तरीके की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराती रही है, ताकि जो बच्चे घर पे हैं वो एकदम आइसोलेट ना हो जाए, वो कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी सामने आती रहे। वृक्षारोपण का काम किया है, रोड पे पेंटिंग बनाया है, और जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स थे उन सबको धन्यवाद दिया है। और गमछा वितरण करके उनका सम्मान भी किया है। हेल्पलाइन के माध्यम से कई सारे घरों में जो पूरी तरह से क्वारंटाइन हो चुके हैं, जरूरी सामग्री उनके घर तक पहुंचाने का काम भी बहुत अच्छे से किया है। आखिरी में मैं बस एक सलाह देना चाहूँगी कि जैसे जब हम कार चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो हम सीट बेल्ट लगाते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और हम सोचते हैं कि अब हम सेफ हैं। और जब हम कार चलाते हैं तो हम दूसरे कार से एकदम चिपका के कभी कार नहीं चलाते हैं, हम एक डिस्टेंस रखते हैं ताकि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो। तो कोरोना वायरस में भी हमें बिल्कुल यही करना है। मास्क हमारा सीट बेल्ट है, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है, ये क्या है, दो कारों के बीच की डिस्टेंस है, तो सोशल डिस्टेंसिंग है। तो इससे हम अपने आप को हम सेव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और बताना चाहूँगी कि जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हर कोई अपने घर को लॉक करता है। कुछ एक ताले में काम चलाते हैं, और कुछ कई तरीके की सिक्योरिटीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे कुछ लोग ताला भी लगाएंगे, इंटरनल लॉक भी लगाएंगे, सीसीटीवी कैमरा भी लगा देंगे उसी में, और चौकीदार भी रख देंगे। तो ये जो मल्टीपल लेयर है वो अपनी सेफ्टी के लिए लोग करते हैं। इसी तरह कोरोना वायरस भी है। हमें क्या करना है? पहली लेयर मास्क लगाना है, दूसरी लेयर अपने आप को सैनिटाइज करना है, तीसरी लेयर
कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। और चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर, हमें वैक्सीनेट होना है। इन सभी लेयर में से अगर एक भी लेयर मिस हो गई तो कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन है वो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। एक बहुत ही दुखद खबर आज हमारे पास आई है। हमारे लोकप्रिय टीवी पत्रकार जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता भी रहे हैं, रोहित सरदानंद जी, जिनका आज सुबह निधन हो गया कोरोना वायरस की वजह से। इस जंग को वो हार गए। ये बहुत बड़ी क्षति है हम सभी के लिए। मैं ईश्वर से विनती करना चाहूँगी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इतनी अच्छी आत्मा को वो अपने चरणों में स्थान दे, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। और इस समय जितने भी लोग कोरोना वायरस से खत्म हो रहे हैं उन सबके प्रति मेरी श्रद्धांजलि। बस आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए। कई ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि लोग अगर बड़े बुजुर्गों को कोरोना हो जाता है तो उनको एकांत छोड़ देते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए। कभी आप भी बीमार रहे होंगे, रात दिन पेरेंट्स एक कर देते हैं कि कहीं आपको आपका फीवर ना तेज हो गया हो या सांस ना आ रही हो, जुकाम हो गया है तो विक्स लगा रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं रात में उठ के। बहुत मेहनत से आपको पाला है आपके पेरेंट्स ने। तो आप सभी से मेरी विनती है, अगर इतने बुरे सिचुएशन में कभी आपके पेरेंट्स आ जाएं तो उनको प्लीज़ अपने से अलग मत करिए, उनकी देखभाल करिए। यह आपकी जिम्मेदारी है और यह हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है कि जितना आप बड़ों का सम्मान करेंगे, बड़ों से प्यार करेंगे, मुश्किल घड़ी में आप उनका साथ देंगे, उतने ही अच्छे आपके कर्म होंगे। आपको और कोई बहुत अच्छा कर्म करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, सिर्फ उनकी देखभाल करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, नेगेटिविटी को ना फैलाएं। जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनके आसपास ऐसा माहौल रखें कि वो खुश रहें, उनको कोई टेंशन ना हो और इस लड़ाई में आप उनका साथ दें। धन्यवाद।